This particular lecture video we are going to discuss a revision session of international business और इसमें रिवीजन सेशन डिस्कस करेंगे। रिवीजन सेशन के साथ साथ मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस की प्रोवाइड कर रखी है, तो आप लोगों का काम है उन 2 लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से गो थ्रू करना। और रिपीटिव टॉपिक्स मैं कल मॉर्निंग तक आप लोगों को या तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी या उसकी वीडियो नहीं, लेक्चर नहीं उसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। वो सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, अभी हम रिवीजन डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिवीजन में आपको मेरे अकॉर्डिंगली सब ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपके पास 2 दिन है, तो उसके हिसाब से आपको रिवीजन तो एक बार देनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, नेचर। इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और ये सब कुछ थ्योरीज ऑफ ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले है जो इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब वो होता है जब मैं अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, ये मेरी कंट्री है, इस कंट्री के बियॉन्ड जब मैं प्रोडक्शन करने लग जाती हूँ ग्लोबली, तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर डिवाइज्ड एंड कैरिड आउट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। नेशनल बॉर्डर को जो क्रॉस करती है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारी जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल किया जा सके, वो कहलाता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपको फोकस में डालती है रिसोर्सेज को, ग्लोब की रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस करते हो तो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ना कहीं नुकसान भी होने के चांसेस होते हैं, क्रिएट भी होता है वहाँ पे। ठीक है, अब इंटरनेशनल बिजनेस क्यों ज़रूरी है, आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हो, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, आप कंपटीशन सर्व करना चाहते हो अपनी होम कंट्री में, होम कंट्री में लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से, टेक्नोलॉजी जो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी को आप इन्हेंस करना चाहते हो, मैन पावर की कॉस्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हो, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैन पावर, उसको कम करना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन नियर ए टू रॉ मटेरियल जहाँ से मैं प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल उठाती हूँ ना, वो मेरे लिए वहाँ से पास पड़ता है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, और या तो फिर मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा है। इन वजह से मैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं कहीं ना कहीं अपना इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करूँ। क्रॉस बॉर्डर्स बिजनेस इज़ ड्यू टू फॉलिंग ट्रेड बैरियर्स। अब क्या हो गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर्स बिजनेस हो गया है ना, वो रुकावटें, ट्रेड बैरियर्स वगैरह हट गए हैं, कम हो गए हैं, हट तो नहीं गए, मिनिमाइज हो गए हैं। टेली कम्युनिकेशन की जो कॉस्ट वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो कम हो गई है, कैपिटल मार्केट फ्रीली अवेलेबल है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, अब आगे अगर मैं पॉइंट्स देखूं तो इससे होगा क्या, अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस को मैं बताऊं तो इससे सेल्स बढ़ेगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनली एक्सप्लोर कर रही हूँ, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ मैं, और अगर मैं इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट को जनरेट कर रही हूँ तो वहाँ से जो मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, क्वालिटी इन्हेंस करूँगी। इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। जब मैं बाहर किसी को पेमेंट करूँगी, बाहर एक्सपोर्ट करूँगी, तो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसी डॉलर की टर्म्स में आएगा। और बोला गया है इट एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर इन्होंने बोल रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो आपको कैसा नेचर देता है, इन्फॉर्मेशन उसकी एक्यूरेट होती है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली एक्यूरेट बट ऑल्सो भी टाइमली।
जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी करेक्ट नहीं होती, लेकिन टाइम पे मिल जाएगी। जो साइज़ होगा इंटरनेशनल बिजनेस का वो बहुत बड़ा होगा। मार्केट सेगमेंटेशन को हम डिवाइड करते हैं, पता नहीं मैंने किस लेक्चर वीडियो में, लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन का पूरा डिटेल बताया है कि जब हम मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स पे बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन और बिहेवियरल वाइज हम जब मार्केट को डिवाइड कर देते हैं तो वो आपकी मार्केट की सेगमेंटेशन कहलाती है। इंटरनेशनल मार्केट हैव मोर पोटेंशियल देन डोमेस्टिक मार्केट। ये तो आपको नॉर्मल सी चीज़ पता ही होगी कि जितने मौके आपको डोमेस्टिक मार्केट में मिलेंगे उससे कई ज़्यादा आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंड हुई थी 30 सालों के अंदर अंदर। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको एक्सपेंड कर दिया गया 200 बिलियन से 7.5 ट्रिलियन तक। फिर उसके बाद आज की डेट में रीसेंट क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो टोटल वर्ल्ड ट्रेड वो डिक्लाइन हो गई है, 2000 के बाद डिक्लाइन हो गई है। और फिर क्या हुआ, बट इट अगेन ऑन राइज। पहले क्या हुआ था, डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन फिर एकदम से इसमें अच्छा खासा आपको राइज देखने के लिए मिला। द रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एक्सलर्टिंग। जो ग्लोबलाइजेशन का रेट है वो बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन पूरी हमारी वर्ल्ड को इंटरलिंक्ड करके रख रहा है। रीजनलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन ट्रेडिंग ब्लॉक। रीजनलाइजेशन भी इसके अंदर आता जा रहा है। रीजनलाइजेशन का बेसिकली मीन्स होगा कि जब आप रीजन वाइज कनेक्ट होते हो, ठीक है, तो द पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्रीज़ इन वर्ल्ड ट्रेड इज शिफ्टिंग। जो पार्टिसिपेशन है कंट्रीज़ का वो शिफ्ट होता जा रहा है, कभी कोई सी कंट्री में, कभी कोई सी कंट्री में। अभी हम ना डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री सीखेंगे और इसमें आपको डिटेल में क्लियर होगा कि एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डील्स विद फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू कस्टम पोर्ट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बोथ कंट्री। दोनों कंट्री के रूल्स को फॉलो करके जब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने सामान को भेज रही हूँ वो हो गया मेरा एक्सपोर्ट। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हो गए। डायरेक्ट एक्सपोर्टर कौन से हो गए, डायरेक्ट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट देयर गुड्स एंड सर्विस इन देयर ओन नेम, अपने नाम पे भेजा जाता है। प्रोसीड इन अ प्रॉपर मैनर एंड थ्रू अ प्रॉपर चैनल। डायरेक्ट एक्सपोर्टर हो गया जो एक प्रॉपर चैनल के साथ, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ वर्क करता है। फिर इन्होंने बोल दिया कि जो नेक्स्ट होता है वो कौन सा होता है, देखो जो इम्पोर्टेंट है, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स एंड मैन पावर कॉज देम टू डिपेंड अपन डायरेक्ट एक्सपोर्टर। जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती, एक्सपर्टाइज नहीं होता, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वालों पे डिपेंड करते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है कि एक्सपोर्टर ग्रेन्स ऑन दियर ओन। एक्सपोर्टर का खुद का फ़ायदा होता है। आर्टिजन कैन नॉट डेवलप इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट टू क्लिंच बिजनेस डील्स देयरफॉर। और फिर उसके बाद अगर उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होती, एक सिस्टम नहीं होता, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर बन जाते हैं। अब देखो इसमें 5 पॉइंट्स बोल रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट होंगे अगर एक्सपोर्टिंग आ जाता है तो। सबसे पहले बोल रहा है कि ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपन द साइज़। दे आर क्लासिफाइड एज स्मॉल एंड लार्ज एक्सपोर्टर। कुछ लार्ज और स्मॉल एक्सपोर्टर की कैटेगरी बना दी जाती है, उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस की। डिपेंडिंग अपन द प्रोडक्ट लाइन एक्सपोर्टेड, प्रोडक्ट लाइन कितनी एक्सपोर्ट की गई है, सिंगल प्रोडक्ट लाइन है कि मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है। मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट लाइन का मतलब कितने प्रोडक्ट्स हैं, इसके लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सेल कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला है डिपेंडिंग अपन दियर लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस लीगल कंडीशन किस तरीके की है। दे आर क्लासिफाइड एज प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, कैसी कंपनीज है। डिपेंडिंग अपन द डेस्टिनेशन ऑफ दियर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का डेस्टिनेशन क्या है, एक जगह से वो डीलिंग करता है या मल्टीपल डेस्टिनेशन है उसके। डिपेंडिंग अपन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दियर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितनी जल्दी जल्दी करता है, ओकेजनली करता है या हर टाइम पे करता ही करता है। तो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइज़ पे, प्रोडक्ट लाइन पे, लीगल स्टेटस पे और डेस्टिनेशन पे और आपकी फ्रीक्वेंसी पे। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। नाउ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग की बात करूं तो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का मतलब कि एक लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट को या कॉपीराइट को या मार्केटिंग वगैरह को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो लाइन,
Pepsi Coca-Cola license to Heineken of the Netherlands, giving them the exclusive right to produce and sell Pepsi Coca-Cola. उनको ये ऑप्शन दिया कि आप बेको, ठीक है, और उसके लिए वो एक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं. फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग ट्रेडमार्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट, इन सब का होता है ट्रेडमार्क, और फ्रेंचाइजी मिल जाती है. जैसे कि देखो मैकडोनल्ड, डेयरी क्वीन, डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये देख रहे हो, इनको फ्रेंचाइजी मिल रखी है और वो इन सब की सेलिंग करते हैं. फ्रेंचाइजिंग एक लाइसेंसिंग की ही फॉर्म है जहाँ पे फ्रेंचाइजर एक्सरसाइज करता है ज़्यादा कंट्रोल फ्रेंचाइजी पे. वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं होती. जैसे कि प्रोडक्ट जो इंटरनेशनली बेचा जा रहा है उसी के हिसाब से बेचा जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कौन सी हो गई? बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स करती है एंड कंसंट्रेट मेनली ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और मतलब ये देखा जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ आइडेंटिफाइंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू प्रोड्यूस आइटम एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे आप उसको क्या किया जाएगा, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो. नाइक क्या है? नाइक इज़ प्रोड्यूसिंग एथलीट फुटवेयर अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, साउथ एशिया में भी है. मेगा टॉयज़ इज सोर्सिंग फ्रॉम चाइना. मतलब अलग अलग जगह से वो क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग कर रही है, सामान को बना रही है. तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. अगर और अच्छे से समझोगे तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक डायमेंशन है सर्विस सेक्टर की. सर्विस सेक्टर में भी काम कर रही है ये, और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है आपको प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर भी, दोनों में. फिर ये क्या कह रहे हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी इसके पार्ट हैं. ऑल द डेवलप्ड नेशन आर बिकमिंग एंड यूजर्स ऑफ आउटसोर्स प्रोडक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सारी की सारी कंपनी विच आर स्ट्रॉन्ग इन प्रोडक्शन मे नॉट हैव इक्वल मार्केटिंग स्ट्रेंथ. उनके पास एक जैसी मार्केटिंग स्ट्रेंथ तो होती नहीं है. सच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंटर्ड इनटू मार्केट सेगमेंट, और ऐसी यूनिट्स मार्केट सेगमेंट में एंटर करती है एंड कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट. कम कॉस्ट पे उसको सेल करती है. थर्मैक्स, आयन एक्सचेंज एंड सुप्रीम इंडस्ट्री हैव सेलेक्टेड मार्केटिंग फर्म इन अदर कंट्रीज. मतलब एक कंट्री में बनाएगी कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट दे देगी एक कंट्री को और फिर बना के फिर उसको सेल आउट कर देगी. ये होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? कंपनीज विद अ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनके पास मैनेजरियल एक्सपर्टाइज नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज़ को दे देते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट. अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट जो कि दो कंपनीज़ के बीच में होता है. वन कंपनी प्रोवाइड मैनेजेरियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर विच प्रॉपर मॉनिटरी कंपनसेशन इज़ गिवन. एक कंपनी तो मैनेजेरियल टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है और दूसरी कंपनी उसको फेस दे रही है, आइदर एज अ फ्लैट लमसम फीस और परसेंटेज ऑन द शेयर इन द मार्केट. डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM, ये इसका एग्जाम्पल है. जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब दो वेंचर चाहे होम कंट्री के हों या होस्ट कंट्री के हों, तो वो दोनों काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो अलग हो जाते हैं. फिर उसके बाद कोलैबोरेशन. While a joint venture deals with the project in totality in financial terms and the proportionate partnership commitment, collaboration deals with only a part of the function. एक फंक्शन के पार्ट की तरह काम करता है. जैसे बजाज ऑटो टेक्निकल कॉरपोरेशन है, कोलैबोरेशन है किसके साथ? जापान, कैवेस्की ऑफ जापान, हु ऑफर द टेक्नोलॉजी ऑफ टू व्हीलर्स. मतलब कोलैबोरेट होके काम करती है कि एक जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वाला और एक सेलर दोनों ही मिल जाते हैं और फिर उसके ऊपर टाई अप करके काम करते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही होगा. जैसे कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम किसी बिज़नेस को परचेज़ कर लेते हैं इंटरनेशनली, या हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं
ठीक है, तो वो हो गया। जैसे कि कैलॉग्स, पेप्सी, कोका कोला एंड हयात ग्रुप ऑफ होटल्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इवन इफ द प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। वो तब भी पैसा लगाते हैं अगर प्रॉफिट निकालना बहुत लंबे टाइम के लिए वो हो जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना। अगर इफ़ इट टेक प्लेस इन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंस, मैरीन टेक्नोलॉजी एंड एग्रो प्रोसेसिंग, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू बोथ। देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर ये जो स्पेसिफिक सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, मैरीन टेक्नोलॉजी और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए होता है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मर्जर एंड एक्विजिशन भी हमने डिस्कस किया है। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जब ए कंपनी प्लस बी कंपनी मिलके जब ए बी कंपनी बना देते हैं तो मर्जर होती है, और जब ए प्लस बी कंपनी मिलके कोई भी एक बिग डोमेन वाली कंपनी उसको कैप्चर कर लेती है तो वो आपकी एक्विजिशन कहलाती है। ठीक है, तो ये कंपनी एक्वायर, एक्विजिशन और मर्जर होती है। जब दो कंपनी मिलके कोई थर्ड कंपनी बनाती है तो वो मर्जर कहलाती है, और एक्विजिशन जब दो कंपनी मिलके वो एक बड़ी कंपनी उसको कैप्चर कर लेती है। टेक ओवर क्या हो गया? टेक ओवर, एक कंपनी दूसरे को पूरी तरीके से टेक ओवर कर ले रही है। दिस इज अ स्ट्रैटेजी वेयर बाय अ कंपनी आइडेंटिफाई हेल्दी यूनिट विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम एंड ब्रिंग इट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अनदर यूनिट। उसके अंडर काम करने लगी अब। सिंस देयर में बी मैनी पार्टीज वांटिंग टू टेक ओवर अ वेल नोन कंपनी, कंपटीशन बिकम इनएविटेबल। तो ये बोल रखा है टर्न की प्रोजेक्ट इजी होता है। टर्न की प्रोजेक्ट के अंदर आप एक कंपनी को पूरा प्रोजेक्ट दे देते हो, जैसे ही वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है वो कंपनी आपको हैंड ओवर कर देती है प्रोजेक्ट। तो ए कंपनी ने बी कंपनी को बोला कि आप मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दो, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको ऑपरेट करेगा, बिल्ड करेगा, ओन करेगा, ऑपरेट करेगा एंड देन ट्रांसफ़र कर देगा एक कंपनी को। तो यही बोल रखा है। देखो इसके अंदर ये वर्ड बूट यूज़ किया है, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। काउंटर ट्रेड क्या होती है? काउंटर ट्रेड का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे को कुछ और दूसरी कंट्री पहली वाली को कुछ और ट्रांसफ़र करती है। वो काउंटर ट्रेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन कंट्री। जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं था ना तब काउंटर ट्रेड यूज़ किया जाता था। समटाइम्स द कंट्री इज़ नॉट विलिंग टू पे, कभी कभी जो कंट्री होती है वो पे करने के लिए तैयार नहीं होती फॉरेन एक्सचेंज से, तो उस सिस्टम के अंदर सच विलिंगनेस विल लीड टू नॉन रिपार्टीशन ऑफ पेमेंट। तो सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन उसका काउंटर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाता है। प्योर बार्टर सिस्टम की तरह आप मान सकते हो, बाय बैक कर लेना, ये हो जाएगा आपका। ये ग्लोबलाइजेशन हमने डिटेल में पढ़ाई हुआ है। ठीक है, इसके ड्राइवर्स पढ़ लेते हैं। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हो गए ट्रेड में डिक्लाइन आना एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। तो देखो ड्राइवर्स का मतलब है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है, चैलेंजेस एक तरीके से। तो अगर आप देखो तो ट्रेड घट जाता है, ट्रेड घटा है। किस किस पीरियड की बात करेंगे? 1920 और 30 में बहुत सारे वर्ल्ड नेशन स्टेट इरेक्टेड फॉर्मिडेबल बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट रिसोर्सेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़। जब फर्म किस में एक्टिविटीज़ में डालती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डालती है। तो वहाँ पे जो आपके चांसेस हैं ना ट्रेड के, वो कम हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जाम्पल दे रखा है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। द लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स मेड ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शन अ थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी। एक थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी दी है। थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स रिलेटेड टू टेक्निक्स भी होते हैं, और टेक्नोलॉजी जो चेंज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? टेंजिबल चीज़ों से। तो यहाँ पे बोल रखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन भी लैक किया था। मेजर एडवांस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था एट दैट टाइम, और मर्जर्स वगैरह देखे गए थे इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब में। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस।